So there are some Urdu sentences which are very important, and you just have to say them in English sometimes, right? So now we will be doing that. Our roads are broken, so there are lots of pits in that. खड्डे होते हैं ना? So that are known as ditches, right? So there are many ditches on our road. अगर हम कहें सड़क पर बहुत सारे पिट भी कहते हैं, PIT, खड्डे को ही कहते हैं. So there are many pits on the road, right? अगर हम कहते हैं सड़क में खड्डा है तो हम कहेंगे there is a ditch. There is a ditch, DITCH, ditch on the road. On the road. अगर आप कहें मुझे नींद आ रही है, I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. आगे. अच्छा, पंखा चल रहा है. It's not actually. पंखा चल रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? No. Fan is running? No. Fan is on. Okay. Fan is functioning. Wow, very nice. वैसे जो इसका सही जो इसका वो है इसको कहने का तरीका वो है fan is spinning. Fan is spinning. जैसा आप को सूट करता है वैसे करो. कई दफ़ा लोग हमसे सजेशंस मांगते हैं कि हम इस मसले के लिए क्या करें, ठीक है? तो हम कहते हैं जो दिल में आए, जैसे आपको सूट करे वो करें. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सूट योर सेल्फ. SUIT, सूट योर सेल्फ. आजकल तो किसी को सजेशन देते हुए भी डर लगता है ना. सो दैट्स वाई द बेस्ट थिंग इज टू से सूट योर सेल्फ, राइट? अच्छा जी, आगे है कि मेरे सर जो है वो दर्द से जो है वो फटा जा रहा है. तो हम क्या कहेंगे? आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक. आई हैव अ स्प्लिटिंग, SPLITTING. आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक. स्प्लिटिंग हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, जिसे सर में आपको कई दफ़ा इट्स जस्ट लाइक, अच्छा टीस जैसे सर में पड़. टीस की इंग्लिश क्या होती है? टीस को कहते हैं पैंग, PANG, पैंग्स. सो उसी को जो पहले बताया. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पैंग, PANG, यानी कि दर्द को ही, जो सुयर किस्म की दर्द होती है उसको कहते हैं. दैट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, दैट कम्स एंड गो ऑन इरेगुलर इंटरवल्स. दैट इज़ नोन एज पैंग्स, ठीक है? और स्प्लिटिंग का मतलब है यानी कि यू हैव सुयर काइंड ऑफ हेडेक जो कि कॉन्स्टेंटली है. तो दैट इज स्प्लिटिंग हेडेक. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, राइट? अच्छा, आगे है आजकल हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जब लड़ाई हुई होती है तो क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, सही? तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? वी आर नॉट इन टर्म्स. बिल्कुल, वी आर नॉट इन टर्म्स, और वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. दैट्स बेटर. सो वी आर नॉट ऑन speaking terms. We are not on speaking terms. अगर हम कहें ग्लास जो है वो उल्टा पड़ा है, ठीक है? डाइस पर ग्लास उल्टा पड़ा हुआ है. कई दफ़ा चीज़ें जो है वही हम उनको खुद भी धो के वही आफ्टर वॉशिंग वी जस्ट उल्टा करके रख देते हैं. तो अब अगर हमने बताना है कि इसको उल्टा रखा हुआ है या कोई चीज़, तो हम कहेंगे जैसे ग्लास सिंक पर उल्टा रखा हुआ है, तो व्हाट वी विल से? द ग्लास इज़ लाइंग अपसाइड डाउन. वेरी गुड. द ग्लास इज़ लाइंग अपसाइड डाउन. द ग्लास इज़ लाइंग upside down. Very nice.
तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि we use it regularly. Upside down is the nice phrase. Okay. So now I am just telling you about some slangs. Slangs क्या होते हैं? जो मॉडर्न इंग्लिश में बोले जाते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर ट्रेडिशनल एकेडमिक लैंग्वेज. सो some of them we are going to discuss today. So first slang is splash out. First is splash out. Its meaning is very different actually from what it looks like. So it means to spend, बहुत ज़्यादा खर्च करना, to spend a lot on something, on something. So its sentence could be like that: he splashed out on his tours. It means that he spent lavishly on something and he wasted lot of money. So splash out means to spend lavishly on something. Right. So next slang for today is break a leg. Break a leg. Break a leg. So it sounds like some aggressive kind of thing. Break a leg. यानी कि किसी को आप अगर कह रहे हैं break a leg, इसका मतलब है कि जाओ टांग तोड़ दो किसी की. So it's not like that. Basically it means good luck. So it's really very different. It's slangs are like that, but you can't say this to your boss. Right. So you can't say that with your seniors. Actually you shouldn't talk like that. So that is with your fellows, friends, colleagues. So you can say break a leg. I'm going to appear in an interview tomorrow. So the other person can say, if he's your friend, break a leg. Means it's very, it really sounds funny, but slang is that if you watch any movie, so if that will come there, so what we will think about tang todna. So, but it means have a good luck when you are wishing someone a good luck to your friends just. Alright, so next is swim against tide. Swim against tide mean to do opposite what other people are doing. So it means to do opposite people are doing. So she is very successful because she writes, she is swim against the tide means to do what other people are doing just opposite of that. So she is very successful author because she always swim against the tide. So you can make any sentence like that, that she always tries to be swimming against the tide, right? Okay, so next is, right, sound or smell fishy. What does it mean? It is nothing to do with fish. It means that you are casting doubt on something, and its sentence could be like that: do you believe what she said? No, that sounds fishy. It means that you are not trusting, that you have doubts on that. So it means that having suspicion on it. Sound fishy and taste, that can be smell fishy as well. So both can be used. Smell fishy or sound fishy. So its sentence will be like that: her arguments sounded fishy. Right. Okay. So next is, how many we have done? 4. Okay. So fifth one is, it's in stitches. In stitches.
It means if someone is laughing a lot, so we will say he is in stitches. Means to laugh a lot. To laugh a lot. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, in fits जो slang होता है वो भी उसका भी meaning यही होता है. Who In is? fits- Yeah. Word? in fits हाँ जी बिल्कुल. In fits, in stitches, same. It means that to laugh a lot. बहुत ज़्यादा हंसना. To laugh a lot. So इसका sentence बनेगा he is in stitches after listening to my joke. Okay, and in fits का भी same है slang, right? Okay. In bulk means having in lots of quantity. In bulk. So I have markers in bulk. I have books in bulk. Right? So we can use like that. In bulk is very good kind of slang. It is also slang. So now you are going to ask about how are you, right? So we always say people, how are you? So what are the other ways of saying that, right? So we can just say it differently as well, because sometimes we get bored after using lots of expressions again and again. So we can say what's up जो है ना, what's up किसने कहा है? हाँ जी, what's up भी कह सकते हैं. What's up basically होता है on which thing you are doing, on which project you are working on. यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो? It means that this moment what are you doing? Hi, what's up? ठीक है. और how are you है जो आप पूछते हैं किसी की सेहत के बारे में, किसी के वेलबींग के बारे में कि आप कैसे हैं, how are you? तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हाट्सअप बहुत अच्छा है बट इट हैज़ सम डिफरेंस. ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउस लाइफ. इट्स वेरी नाइस टू आस्क हाउस लाइफ. ये तो हम पूछते ही नहीं है ना, अगला कोई काम ही ना बता दे. हाउस लाइफ, राइट. सो दिस इज़ वेरी गुड. हाउ वॉज योर डे? व्हाट? How are you feeling? How are you doing is nice. Yes. How are you doing? How's life? How are things? ये बहुत अच्छा है. How are things? How do you do? उससे बेहतर है how are you doing? How do you do is correct. Yes. How do you do? How are you? And how are things? What's going on means what's up. What's going on? What's up? Right? Okay. इसके अलावा होता है एक और चीज़, What's good in hood? ये थोड़ा सा इनफॉर्मल में आ जाता है. What's good in hood means क्या हाल है? What's good in hood? हम कह सकते हैं What's good in hood? This is informal way of asking well-being of others. Or we can say how's life? ये बहुत अच्छा है. How's life? Or how are things? How are you doing? और informal way में हम ये भी पूछ सकते हैं What's sizzling? It is also informal, यानी कि you can use that with your people of your age. How do you do? और WhatsApp ये ज़रा थोड़ा सा हटके हो जाता है. What's up? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस इसका जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जब आप स्पेशल हाउ आर यू का पूछना चाह रहे हैं तो आप फिर उसको उस तरह से पूछेंगे हाउस लाइफ एंड हाउ आर थिंग्स. राइट. सो नेक्स्ट आपको मैंने वो मॉडर्न एक्सप्रेशंस भी करवाए थे ना लास्ट टाइम. कौन से करवाए थे? आई एम डाइंग टू. इट मीन्स कि मुझे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है. आई एम डाइंग टू लर्न इंग्लिश. आई एम डाइंग टू गेट कॉन्फिडेंस. आई एम यस. दूसरा हमने किया था आई एम इनटू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग. आई एम इनटू Chinese cuisines.
I am into, right? I am into painting. I am into music. ठीक है? I am into that you are showing your interest. And दूसरे तीसरा कौन सा किया था मॉडर्न एक्सप्रेशन? या हैंड रेस करें, शाबाश. जस्ट रेज योर हैंड. सुने. Call it a day. Yes, call it a day means that you are wrapping up something. So now it's time to call it a day. It means that now it's time to call off the session, right? Call it a day बहुत ज़बरदस्त है. और अब नेक्स्ट और कोई नहीं था मॉडर्न एक्सप्रेशन? ओके, राइट. सो आज का हमारा जो मॉडर्न एक्सप्रेशन है दैट इज आई एम हैविंग हार्ड टाइम. मीन्स दैट यू आर एक्सप्रेसिंग दैट यू हैव डिफिकल्टी इन समथिंग. आई एम हैविंग हार्ड टाइम. आई एम हैविंग हार्ड टाइम. आई एम हैविंग हार्ड टाइम means you are expressing you feel difficulty. और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है? वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आके उसके बाद वर्ब भी आ सकता है. ठीक है? जैसे हम कहें फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन. ही इज हैविंग hard time learning computer or English or anything. ठीक है? I'm having hard time cooking pasta, right? So we can just use this kind of modern expression. The second modern expression for today is I'm not sure. I'm not sure. When we use it, it means that you are uncertain that something will happen or not. You are in doubt that something will take place or not. So I'm not sure. So you are feeling uncertainty. For example, you can its sentence would be like that. I'm not sure. First of all, there will be subject plus then we will use, there could be like after that I am not sure he will return my call. I am not sure that he will return my call. ठीक है? I am not sure he will return my call. I'm not sure he will be ready at 8 p.m. So you are casting doubts. So you are saying I'm not sure, right? So I'm having hard time and I'm not sure. So these are two very good, you can say modern expressions. So I hope that you have understood their meaning. Okay. So we have done some slangs today as well, and we have done some, okay, we haven't done vocabulary. You have revised your vocabulary with letter. Which letter we did last time? A. B था. A भी था और B भी था. पहले, उससे पहले में A था, उसके बाद में B था. लेकिन अब हमने C करना है आज. अच्छा फाइन, राइट. तो वो मिक्सअप नहीं था? हाँ नहीं, ठीक है, फाइन. चले अब हम बी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और सी भी कर लेंगे आज. क्या ख्याल? ओके, ठीक है, राइट. सो अब जो वर्ड्स हैं यू कैन जस्ट स्टार्ट इट. तो ए याद है आप लोगों को? वेरी नाइस, राइट. चलिए जल्दी से 2-3 लोगों से पूछते हैं. ए. सो फर्स्ट वर्ड इज appease. What does it mean? Appease. A-P-P-E-A-S-E. Appease. Appease बड़ा अच्छा वर्ड है.
अपीज का मतलब होता है किसी का गुस्सा ठंडा करना, ठीक है। APPEASE ये भी लिख ले। अपीज मीन्स गुस्सा ठंडा करना, टू काम डाउन एंगर ऑफ समवन। सो आई एम स्टिल अनेबल टू अपीज माई फादर्स एंगर। अभी तक जो है वो मैं अपीज नहीं कर सकी अपने फादर का एंगर, उसको काम डाउन कूल डाउन नहीं कर सकी। ऑलराइट, अच्छा, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? Amiable. Okay, yes, affable. AFFABLE. The last one. Okay. Affable. Very friendly. Very friendly. Good. Okay. So next with A. Aggravate. You have done aggravate? What does it mean? To ओके, टू एलिविएट मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना, टू लेसन समथिंग। और ओके, द नेक्स्ट इज अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट मीन्स skillful person। ओके, सो AQ खान, डॉक्टर AQ खान इज़ वेरी अडेप्ट साइंटिस्ट। ओके, वंडरफुल। ठीक है, आप लोगों को याद ही है, लेकिन इसको रिवाइज जब तक नहीं करेंगे दे विल नॉट बी इन योर हेड। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर बी टुडे, और बी से फर्स्ट वर्ड करते हैं। लेटर बी, फर्स्ट वर्ड इज boisterous, BOISTEROUS। boisterous is adjective, it means very noisy. So its sentence could be like that: Lahore is a boisterous city. Lahore is a boisterous city. So next is belligerent, BELLI, जल्दी जल्दी लिखते हैं, अपने सी भी करना है। belligerent, BELLIGERENT, belligerent is adjective। belligerent होता है very aggressive, some people are very aggressive, they just run into fury very quickly, और लड़ने को तैयार होते हैं। इसका सेंटेंस बन सकता है अमेरिकन presidents are usually, I don't know why, but they are usually belligerent. So he always passes, or he always makes belligerent comments. Modi always gives belligerent remarks about Pakistan and their media too. All right. So third word is bellicose, BELLICOSE। bellicose is adjective, इसका मतलब भी होता है जो इंसान eager to fight, a person who is very eager to fight, quarrelsome person। So इसका सेंटेंस क्या बनेगा? So I don't like bellicose बिहेवियर भी आ सकता है, किसी इंसान के लिए भी आ सकता है, बिकॉज इट इज़ एडजेक्टिव, राइट। सो फोर्थ अब ऊपर लिखते हैं, बिकॉज वो फिर राइटिंग जो है दैट गेट्स स्लांटिंग। फोर्थ वर्ड हम लिख सकते हैं बाउंटी, BOUNTY। बाउंटी, व्हाट इज बाउंटी? blessing, yes. So bounty means blessing। नेमत या रहमत, it's a noun, ये blessing। so इसका सेंटेंस आप कुछ भी लगा सकते हैं, like Pakistan is a bounty for all of us, definitely। Pakistan is a real bounty for all of us। blithe, BLITHE। ब्लाइथ होता है चीयरफुल पर्सन, जो इंसान बड़ा खुश रहता हो और दूसरों को भी अफसरदा ना करता हो, दूसरों को भी खुश रखता हो। चीयरफुल पर्सन। यू कांट बी बोर्ड in his company as he
ही इज़ वेरी ब्लाइथ पर्सन, ये भी हो सकता है एज ही इज़ अ वेरी ब्लाइथ पर्सन। बिनाइन भी किया था हमने लास्ट टाइम, बिनाइन। बिनाइन भी बड़ा अच्छा वर्ड है वैसे। बिनाइन क्या होता है, जो इंसान बड़ा हार्मलेस मासूम सा इंसान जो होता है ना, इनोसेंट, यस, सो दैट पर्सन इज नोन एज बिनाइन पर्सन। और B9, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन B9 याद रखें। सो एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हार्मलेस। जी, ट्यूमर्स भी बिनाइन हो सकते हैं, यानी कि जो लीथल ना हो, फेटल ना हो, जिससे जान जाने का खतरा ना हो। तो सम ट्यूमर्स आर बिनाइन, जो कि आपको तकलीफ नहीं देते, ठीक है, नुकसानदेह नहीं होते। एंड सम आर मैलिग्नेंट, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं, जो जिसमें जान भी जा सकती है। सो बिनाइन इंसानों के लिए भी यूज़ हो सकता है, चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो सम ट्यूमर्स, ये अच्छा सेंटेंस है, सम ट्यूमर्स आर बिनाइन, और किसी इंसान के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड विद लेटर बी, दैट इज़ यू कैन से बेनेवलेंट। बेनेवलेंट क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों पे एहसान करता है। बेनेवलेंट इज़ वेरी गुड वर्ड, इट्स एडजेक्टिव, इट मीन्स शी इज़ वेरी बेनेवलेंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलिटल, BE और आगे लिटल। बिलिटल का मतलब क्या होता है, टू इंसल्ट समवन, इट्स अ वर्ब, किसी की जो अहमियत है उसको कम करके बताना। सो हर स्टेप मदर ऑलवेज बिलिटल्स हर स्टेप डॉटर, ठीक है। सो शी ऑलवेज बिलिटल्स हर स्टेप डॉटर, शी ऑलवेज belittles her step daughter. Belittle is very good word. To depreciate the importance of someone, depreciate करना भी होता है घटाना, कम करना, depreciate. So that is belittling. So belittling is very bad habit, so we should avoid, we should refrain from this. Refrain क्या होता है, बाज रहना, refrain. Okay, so we have done 8 words, 2 more to left. 9th word is baffling. It's baffling. Baffling is adjective, it means which is very shocking, hard to believe. I got baffling news yesterday, and it was taking over of Afghanistan by Taliban. So that was really baffling. No one could imagine that Taliban would again come to in that situation, that they will be winner, and America will quit and all that kind of thing. That was very baffling, very shocking, hard to believe. Okay, so baffling is a good word. Now we are moving towards the last word, bestow. Bestow means to give, अता करना किसी को कुछ। इसमें आप लिख सकते हैं our principal bestowed trophies to the winners. bestowed का मतलब होता है गिव, तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं ना। bestow आ जाता है ज़रा कोई आपसे ओहदे में ज़्यादा या आपसे बड़ा कोई चीज़ जब आपको देता है तो वो bestow में आ जाता है, ठीक है। So God has bestowed many bounties on us. So God has given us, God has bestowed us. So it means to give, अता करना, right? So अच्छा, कल बारिश बहुत तेज़ हुई थी। अच्छा, अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको क्या कहते हैं, हैंड रेस करें, शाबाश। You want to participate? Okay, yes. Yeah, it was raining cats and dogs. Wonderful. और क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। It was pouring, POURING. It was pouring. और क्या कह सकते हैं, It was raining hard, ये भी कह सकते हैं। और अगर बारिश बिल्कुल कम स्पीड में हो रही हो, धार का ऑपोजिट क्या होगा, बूंदाबांदी होती है जो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, It was drizzling.
All right, drizzling. 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 Wonderful. अच्छा, बारिश के लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, pelting का. pelting. Pelting. So it was pelting yesterday, and due to the bad sanitary conditions, so roads were flooding very badly. अच्छा, कई दफ़ा कोई इवेंट होता है जो आपके लिए आपको बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है. कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं ना लाइफ में, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. दैट वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर अस. क्या, वेरी प्लेजेंट एंड रिफ्रेशिंग. ये ज़्यादातर यूज़ होता है पीपल के लिए और इवेंट्स के लिए. फॉर पीपल एंड इवेंट्स. सो क्या सेंटेंस बन सकता है इसका? एनीवन रेज योर हैंड. इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, इट वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर अस. इस तरह से कोई सेंटेंस बना सकते हैं आप. एनीवन? breath of fresh air. The vacation was a breath of fresh air for us. Yes, summer vacations are always breath of fresh air for us. Wonderful, very nice. Yes? Today is breath of fresh air for us. Oh wow. Thank you. So today's event was breath of fresh air for us. Wonderful, very nice. Okay. And अच्छा, और कई दफ़ा होता है ना कि कोई इवेंट होता है जो बड़ा बुरा लगता है आपको. Some days are not yours day. फिर आप कहते हैं that wasn't my day. अगर कोई दिन आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कहते हैं it wasn't my day. मेरा दिन नहीं था, ठीक है, या दिन बहुत बुरा गुजरा, इसके लिए हम कहते हैं it wasn't my day. और इसके लिए एक और हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे breath of fresh air है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं left. That left a bad taste. और ये हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? फूड के लिए और इवेंट के लिए. फूड और इवेंट, ठीक है. कई दफ़ा आप बड़े शौक से किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ना नया रेस्टोरेंट, तो फिर वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता, तो फिर आप कह सकते हैं दैट लेफ्ट अ बैड टेस्ट. ठीक है, अच्छा जी. और दैट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ भी कह सकते हैं, और दैट लेफ्ट अ बैड टेस्ट, यानी कि इसको पूरा भी आप कह सकते हैं और वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज द टेस्ट वॉज ऑफुल. ठीक है, खाने अगर अच्छा ना हो तो उसके लिए हम ऑफुल भी यूज़ करते हैं. AWFUL. राइट, ओके. चलिए, अब आप लोग आपस में पेयर डिस्कशन करें. कोई एक्टिव हो, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ. ठीक है, आर यू इनटू स्पोर्ट्स? हु आर इनटू स्पोर्ट्स? ओए होए, बस 1 2 3 4. क्या हुआ? क्रिकेट बिल्कुल छोड़ दिया आप लोगों ने. इधर से 2 लोग, 3 4 5 6. चलें, अब आपको अच्छा लगे और ना अच्छा लगे कोई बात नहीं. यू आर गोइंग टू डू पेयर डिस्कशन, राइट. और क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, योर फेवरेट स्पोर्ट्स. ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर मेकिंग प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, राइट. योर फेवरेट स्पोर्ट. First is, which one is your favorite sport? And second is, who do you play it with? आप किसके साथ खेलते हैं? आपको तो लगता बहुत पसंद है स्पोर्ट्स. ठहर जाए, क्वेश्चंस में लिख लूँ, फिर मैंने ज़रा सुनना भी आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं. So please ब्रेक लगाएं. Who do you play it with? Third is, where do you play it? What are the advantages or benefits? What are the benefits? Advantage, right? Okay. So, right. So now it's time to start, right? So you can just do in pairs. And one by one you can do. First of all, you will do all 5 questions and you will do like that. Okay, so now start it. Right, so mashallah, wonderful. You have talked a lot. Good. So that was very good session. Wonderful of this pair discussion as well. Right. So to cut a long story short,
ये हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन you don't want to go in details and you just want to focus on main point actually. To put something in nutshell और to cut a long story short तब हम यूज़ करते हैं, यानी कि आप सिर्फ मेन पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड काइंड ऑफ थिंग, यू शुड यूज़ इट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. ठीक है, आजकल टाइम भी नहीं ना होता इतना. सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप लोगों की जो नेक्स्ट सेशन है उसमें जो है वो एक राइटिंग असाइनमेंट जो है दैट आई वांट फ्रॉम यू. ठीक है, वो आप लोग करेंगे. एंड राइटिंग असाइनमेंट वुड बी अबाउट obesity, right? So what are the causes of obesity? So this is the question. What are the causes of obesity? OBESITY. What are the causes of obesity? Question mark. And how to solve the problem. And how to solve the problem. So these are two parts actually. So first of all, you will write the introduction. You will mention that definitely that trend is accelerating these days among youngsters mostly. So in this essay, I will outline the main reasons behind this trend and how to deal with the problem. ये आपका इंट्रोडक्शन की 3 to 4 लाइन्स हो जाएंगी. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आपने लिखना है कॉजेज़ के बारे में. ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल भी डालनी है आपने. एग्जाम्पल से आपका जो आर्गूमेंट होता है वो ज़्यादा सॉलिड होता है, ज़्यादा वो स्ट्रेंथन होता है. तो 7 to 8 लाइन्स की डिटेल पैराग्राफ, और जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, हाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट, और कोई एक एग्जांपल उसमें भी डाल दें 7 to 8 लाइन्स फॉर दैट. और उसके बाद जो है यू विल राइट कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपने ब्रीफली जो आपके कॉजेज़ और जो सॉल्यूशंस है 3 to 4 लाइन्स में आपने उसको बता देना है. और स्टार्ट करते हुए आपने लिखना है टू कैप अप द टॉपिक. टू कैप CAP UP, देन टू कैप अप द टॉपिक कॉमा, और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है जो आपने पहले ऑलरेडी जो है वो रीजंस बताए हैं और जो उसके सॉल्यूशंस बताए हैं उसको ब्रीफली बताना है, कंसाइजली. ठीक है, बहुत ज़्यादा मुख्तसर अंदाज में उसको आपने बताना. तो आज आपकी सॉरी दैट वुड बी लाइक 250 वर्ड्स. 250 वर्ड्स 250 वर्ड्स जो होते हैं ना, मोस्टली व्हेन यू जस्ट टेक एग्ज़ाम्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती है, उसमें 250 वर्ड काउंट होता है. जैसे आप आइल्स है जैसे, या पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट हैं जो आपको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देने पड़ते हैं, तो उसमें वर्ड लिमिट जो है वो 250, अराउंड 250, 300, नॉट मोर देन दैट होती है. तो इसमें जो है वो आप थोड़ा कंसाइज हो के लेकिन इन मैच्योर वे लिखने की कोशिश करनी है आपने. सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू. ऑल द बेस्ट. सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.